सालों बाद मेले में तलाकशुदा पत्नी पागल की हालत में मिली। फिर जो हुआ वो आंखों को यकीन नहीं हुआ। भीड़, शोर, रोशनी, सब कुछ जैसे थम सा गया था, क्योंकि जमीन पर बैठी वो औरत मिट्टी को ऐसे खा रही थी जैसे जिंदगी ने उससे हर हक छीन लिया हो, और आंखें जैसे किसी सदमे में फंसी हुई थी। वो उसके पास गया, झुका और थरथराती आवाज में बस इतना कहा, तुम। लेकिन कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि जो कभी उसकी पत्नी थी वो अब एक पागल की तरह अजनबी बन चुकी थी। आखिर क्या हुआ था पति पत्नी के बीच जो आज ये हालात बन गए? ये सच्ची कहानी सिर्फ दिल को झकझोरने वाली नहीं, बल्कि आज के हर पति पत्नी के लिए एक आईना भी है, पूरी सच्चाई जानने के लिए। वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की है, जहां सुबह सुबह ही मनीष अपने छोटे से बेटे आरव को गोद में उठाए हंसते मुस्कुराते मेले की भीड़ में लेकर पहुंचा था। आरव की आंखों में चमक थी, उसके सवालों में मासूमियत थी और मनीष की मुस्कान में सुकून था। लेकिन उस सुकून को चीरकर कुछ ऐसा सामने आया जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। भीड़ से थोड़ा किनारे भिखारियों की लाइन में एक औरत जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा माटी से सना हुआ, और वो अपनी ही उंगलियों से जमीन की मिट्टी उठाकर उसे अपने मुंह में डाल रही थी। मनीष ठिठक गया, उसकी आंखों ने जैसे उस भीड़ को धुंधला कर दिया, और अब वो सिर्फ उसी औरत को देख रहा था, क्योंकि वो और कोई नहीं, सीमा थी। वही सीमा जो उसकी पत्नी थी, जो 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, जो उसे ताने देती थी कि उसके पास कुछ नहीं, और आज वो खुद इस हाल में। मनीष का गला सूख गया, उसका बच्चा अभी भी उसके कंधे से लिपटा था, लेकिन उसकी आंखें अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या ये वही सीमा है जो कभी इस घर की रानी बनी थी? वो कांपते कदमों से उसके पास पहुंचा, झुका और धीरे से पुकारा, सीमा। लेकिन सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें शून्य में गढ़ी हुई थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। मनीष ने थोड़ा पास जाकर फिर पूछा, सीमा, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? सीमा ने एक नजर उसकी तरफ उठाई, लेकिन वो नजर इतनी अनजानी, इतनी खोई हुई थी कि मनीष की आंखें भर आई। और तभी वही बगल में बैठे एक बुजुर्ग बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, ये अब किसी को नहीं पहचानती। 3 साल से ऐसे ही है, ना कुछ बोलती है, ना समझती है, ये पूरी तरह पागल हो चुकी है। मनीष को एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसकी छाती में पत्थर रख दिया हो। पागल? ये सीमा पागल कैसे हो सकती है? उसने कांपती आवाज में बाबा से पूछा, आप इसे जानते हैं? ये यहां कैसे पहुंची? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, 3 साल पहले एक रात मैं फुटपाथ के कोने पर लेटा हुआ था। तभी देखा कुछ लड़के इस लड़की को परेशान कर रहे थे। वो डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैं उठकर गया, उन्हें भगाया, और जब देखा कि ये न ठीक से बोल पा रही है, न पहचान बता पा रही है, तब से इसे मैंने अपनी जिम्मेदारी मान लिया। मैं भी तो एक भिखारी ही हूं बेटा। लेकिन जब इसे देखा तो लगा जैसे भगवान ने मुझे किसी की हिफाजत के लिए बचा कर रखा है। बाबा की बातें सुनकर मनीष वही जमीन पर बैठ गया। एक औरत जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, आज मिट्टी में लिपटी हुई बैठी है, और ना उसे पहचानती है, ना खुद को। उसी पल आरव ने अपनी मासूम आंखों से सीमा की तरफ देखा और धीरे से पूछा, पापा, ये आंटी मिट्टी क्यों खा रही है? मनीष ने कुछ नहीं कहा, बस अपने बेटे को सीने से लगा लिया, क्योंकि उसे जवाब खुद नहीं पता था, या शायद अब जवाब जानने का वक्त आ गया था। वो बाबा से बोला, बाबा, क्या मैं इसे डॉक्टर को दिखा सकता हूं? बाबा ने सिर हिलाया, अगर तुम इसे पहचानते हो और चाहो तो इसे ले जा सकते हो। इसकी जिंदगी शायद फिर से संभल जाए और मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। मनीष ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें पोंछी, सीमा की तरफ देखा, और जैसे ही उसकी बाह थामी,
सीमा ने कोई विरोध नहीं किया, बस उसे एकटक देखती रही, जैसे कहीं उसकी आत्मा ने पहचाना हो। लेकिन उसका दिमाग अब भी धुंध में था। मनीष उसे लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने चेकअप किया और रिपोर्ट देखकर बोले, कोई दिमागी बीमारी नहीं है, सदमे की वजह से मानसिक संतुलन खोया है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इसे ठीक करने की। मनीष ने अस्पताल के सारे कागज साइन किए। इलाज शुरू हुआ और उसी रात वो एक और सफर के लिए निकल पड़ा, बिहार की तरफ, सीमा के मायके की तरफ, जहां से कभी वो अपना सब कुछ छोड़कर भागी थी, और शायद वहीं से कुछ जवाब भी मिलने वाले थे। रात गहरा रही थी, लेकिन मनीष की आंखों में नींद नहीं थी। हॉस्पिटल में सीमा को एडमिट करवाने के बाद उसकी हालत देखकर उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। वो लड़की जो कभी उसके घर की जिम्मेदारी थी, आज अपने होश में भी नहीं थी। मनीष की आंखों में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, मिट्टी से सना चेहरा, खोई हुई आंखें और एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। उसी बेचैनी में मनीष ने अगली सुबह का टिकट लिया और सीधे बिहार के उस गांव पहुंचा जहां कभी सीमा का मायका हुआ करता था। गांव का वही पुराना रास्ता, वही टूटा हुआ दरवाजा और वही पहचान, लेकिन आज वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था। सीमा के पिता धर्मवीर बाबू बरामदे में खाट पर बैठे थे। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की कोई बुझती लौ टिमटिमा रही थी। मनीष को देखकर वो उठे। थोड़ी हैरानी, थोड़ी शर्मिंदगी और बहुत सारी अधूरी बातें उनकी आंखों में तैर रही थी। मनीष ने धीरे से पूछा, धर्मवीर जी, सीमा कहाँ है? एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने सिर झुका लिया। बेटा, जब से वो तुमसे अलग होकर हमारे पास आई थी, कुछ दिन तक तो यही थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक बिना बताए चली गई। ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिली। मनीष की आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब, आप लोगों को भी नहीं पता था वो कहाँ है? धर्मवीर बाबू की आवाज काम गई। नहीं बेटा, हमें तो यही लगता था कि शायद उसने कहीं नौकरी पकड़ ली हो या किसी सहेली के पास हो। हम भी उसकी गलती से बहुत आहत थे, लेकिन बाप होने के नाते हम उसे माफ भी करना चाहते थे, उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। मनीष ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे पूरी सच्चाई उन्हें बता दी। कैसे वो उसे एक मेले में मिट्टी खाते हुए मिला, कैसे वो पागल हो चुकी थी और कैसे अभी एक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। धर्मवीर बाबू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। हे भगवान, मेरी बेटी इस हाल में जी रही थी और हमें कुछ पता भी नहीं चला। तभी भीतर से सीमा की मां सुलोचना देवी बाहर आई और जैसे ही उन्होंने मनीष की बात सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी मिट्टी खा रही थी और हम चैन से जीते रहे। मनीष ने सिर झुका लिया। मैं उसे वही छोड़ आया हूं, लेकिन अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक हो सकती है अगर उसे प्यार मिले और अपना परिवार वापस मिले। और फिर अगले ही दिन वो सब लोग, मनीष, धर्मवीर बाबू, सुलोचना देवी, उस अस्पताल की ओर रवाना हुए जहां सीमा अपनी टूटी यादों के बीच जूझ रही थी। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, सीमा आईसीयू में थी और उसके माथे पर बर्फ की पट्टी रखी गई थी। डॉक्टर ने बताया, अभी रिस्पॉन्स बहुत धीमा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। मनीष हर दिन हॉस्पिटल आता, घंटों बैठकर उसकी ओर देखता रहता। कभी कोई उम्मीद की झलक दिखाई देती तो कभी उसकी आंखों में गहरी खोखली वीरानी। और फिर धीरे धीरे हफ्ते बीते, महीने बीते। 3 महीने बाद एक सुबह डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मनीष को बुलाया। आपका पेशेंट अब धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। उसने होश में आकर सबसे पहला नाम लिया है, आरव। मनीष की आंखें भर आई। उसने आरव को याद किया? हां, और अब अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। मनीष जैसे ही उस कमरे में गया, सीमा बेड पर बैठी थी, चेहरे पर थकावट, लेकिन होश में थी। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ मोड़ी और जैसे ही मनीष उसके सामने आया, वो सिसक सिसक कर रो पड़ी। मनीष, माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
वो पल पूरी तरह से टूटने और जुड़ने का पल था। एक औरत जो कभी अपने सपनों की दुनिया में खोकर सब कुछ गंवा बैठी थी, आज उसी आदमी के पैरों पर गिरकर माफी मांग रही थी जिसे उसने कभी लाचार समझकर छोड़ा था। सीमा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फफकते हुए बोली, मुझे अपने साथ रख लो, चाहे नौकरानी बनाकर, चाहे जिस हाल में, लेकिन इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मनीष चुप रहा, लेकिन उसके मन में लहरें उठने लगी थी। बेटा आरव भी अब बड़ा हो गया था और सीमा अब उसकी मां थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मनीष अब भी सीमा को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब न गुस्सा था न सवाल, बस एक थकी हुई उम्मीद थी कि शायद आज वो सब सुनेगा जो अब तक अनकहा था। सीमा जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, हाथ जोड़े, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मनीष, जब मैं तुम्हें छोड़कर गई थी तब मुझे लगा था कि मैं अपने फैसले से खुश रहूंगी, कि जो जिंदगी मैं चाहती थी वो मुझे मिल जाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर लफ्ज उसके सीने को चीर कर निकल रहा हो। तुम्हें याद है जब मैं छत पर काम करती थी तो सामने वाले मकान में एक किराएदार आया था, राहुल। वो मुझसे बात करता था, मेरी तारीफ करता था, कहता था कि अगर मेरी शादी उससे हुई होती तो मुझे कोई कमी न होती। शुरुआत में मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए टालमटोल करते थे और मुझे मायूसियां मिलती थी, तब उसके शब्द मीठे लगने लगे। मनीष की आंखों में अब कोई आश्चर्य नहीं था, जैसे वो ये सब पहले से जानता हो, लेकिन सुनना फिर भी जरूरी था। वो कहता था, तुम्हारी किस्मत ही खराब है जो ऐसे घर में फंसी हो जहां तुम्हें तुम्हारी कद्र ही नहीं। और मनीष, धीरे धीरे मैंने उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। सीमा का चेहरा अब गिल्ट से भरा हुआ था। वो मुझे कहता था कि इस बच्चे को जन्म दे दो, फिर तुम दोनों को लेकर मैं एक नई जिंदगी दूंगा। और मैं उसकी बातों में बहक गई। डिलीवरी के बाद जब मैं अपने मायके गई तो वहीं से तुमसे अलग होने की जिद पकड़ी और कुछ ही हफ्तों बाद मैं राहुल के साथ भाग गई। मनीष का सिर झुक गया, लेकिन वो अब भी चुप था। शुरू में सब अच्छा था। राहुल ने 2 साल तक मुझे रखा, होटल में काम दिलाया, साथ घूमता रहा, लेकिन फिर एक दिन वो भी बदल गया। न बात करता था, न घर आता था। एक सुबह मैं उठी और देखा कि वो सब कुछ लेकर गायब था। मेरा फोन, पैसे, दस्तावेज और मेरी जिंदगी का भरोसा। सीमा अब बुरी तरह रोने लगी थी। मैं अकेली रह गई थी, अपने मां बाप को धोखा दे चुकी थी, तुम्हें भी छोड़ दिया था, और अब मेरी गोद में मेरा बच्चा भी नहीं था। कई दिन फुटपाथों पर भटकी, फिर भीख मांगनी पड़ी। लोग बुरी नजर से देखने लगे, कोई कपड़े देता, कोई रोटी फेंकता, और धीरे धीरे मेरा होश भी जाता रहा। मैं रोती थी, चिल्लाती थी, कभी तुम्हारा नाम लेती थी, कभी आरव को पुकारती थी, और शायद इसीलिए मेरा दिमाग चल गया। मनीष के दिल पर जैसे कोई हथौड़े की चोट कर रहा था। जिस औरत को उसने कभी खो दिया था, आज वो खुद को खो बैठी थी। सीमा ने कांपते हाथों से उसकी पैंट का पल्लू थाम लिया। मनीष, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब अगर तुम मुझे अपने बेटे की नौकरानी बनाकर भी रख लो तो मैं शुक्र मनाऊंगी। बस एक बार मुझे अपने आंगन की धूप फिर से दे दो। मनीष के माता पिता भी अब उस कमरे में आ चुके थे। धर्मवीर बाबू और सुलोचना देवी भी रो रहे थे, लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे थे। और तभी आरव, जो अब 9 साल का हो गया था, धीरे धीरे कमरे में आया और अपने दादा से पूछा, दादाजी, ये आंटी पापा से क्यों माफी मांग रही है? दादाजी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, ये कोई आंटी नहीं, ये तुम्हारी मां है। आरव के पांव जैसे थम गए। उसने मां की ओर देखा, फिर पिता की तरफ, फिर धीरे धीरे जाकर सीमा के सामने खड़ा हो गया और पूछा, क्या आप मेरी मम्मा हो? सीमा फूट पड़ी। उसने उसे सीने से लगा लिया और बार बार कहने लगी, हाँ बेटा, मैं तेरी मम्मा हूं।
मैं बहुत बुरी मां थी, लेकिन अब तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। पूरा कमरा सिसकियों से भर गया, लेकिन अब वो सिसकियां सिर्फ दर्द की नहीं थी, उनमें एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद थी। मनीष ने देखा, आरव अब उसकी बाहों में सिमट कर मुस्कुरा रहा था और सीमा की आंखों से बहते आंसू उसकी हथेली पर गिर रहे थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, सीमा, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन यह मत समझना कि मैं भूल गया हूं। मैं तुझे दोबारा पत्नी की तरह नहीं अपना सकता, लेकिन तू अगर इस बच्चे की मां बनकर और इस घर की जिम्मेदारी समझकर रहना चाहे तो दरवाजा हमेशा खुला है। सीमा ने सिर झुका दिया। जैसा आप कहेंगे, मैं वैसा ही रहूंगी। बस अब अपने कोने में, अपने बेटे के पास। मनीष ने अपने आंसुओं को रोकते हुए एक बार फिर बेटे के सिर पर हाथ फेरा। अब ये घर फिर से पूरा हो गया है। वक्त बीत गया। सीमा अब उसी घर में रह रही थी, लेकिन अब पहले जैसी नहीं थी। ना कोई शिकायत, ना कोई मांग, बस एक ममता से भरी चुप्पी थी जो हर काम को खामोशी से करती चली जाती थी। वो अब घर की नौकरानी नहीं, एक ऐसी मां बन गई थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सजा खुद को दी थी, पछतावे की सजा। हर सुबह जब वो आरव को स्कूल के लिए तैयार करती, उसके टिफिन में उसकी पसंद की चीजें रखती, तो उसकी आंखों में अजीब सी उम्मीद झलकती। शायद बेटा कभी दिल से मां कहेगा। मनीष अब भी उससे उतना ही संयम से बात करता। वो न तो उसे झिड़कता था, न ही अपनापन दिखाता, बस एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखता था। लेकिन धीरे धीरे आरव की मुस्कान लौटने लगी। उसकी मासूमियत में अब फिर से मां की छाया थी। वो अब खुलकर बात करता, अपनी कॉपियां दिखाता और कई बार सीमा के गोद में सिर रखकर सो भी जाता था। एक रात मनीष बालकनी में बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। आसमान में टिमटिमाते तारे जैसे उसकी बीती जिंदगी की गवाही दे रहे थे। तभी पीछे से सीमा आई और बहुत हिम्मत करके धीरे से बोली, चाय बना दूं? मनीष ने बिना देखे सिर हिलाया। सीमा कप लेकर लौटी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कप टेबल पर रखा और बोली, तुमने मुझे यहां रखा, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मनीष ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, मैंने एहसान नहीं किया सीमा, मैंने बस इंसानियत निभाई और एक पिता की जिम्मेदारी पूरी की। और हां, एक दिन शायद मैं तुझे फिर से अपना पाऊं, लेकिन वो दिन तब आएगा जब तू खुद को पूरी तरह बदल लेगी और बेटे के लिए नहीं, अपने लिए मजबूत बनेगी। सीमा ने आंखों से आंसू बहते हुए सिर हिलाया। मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी, वो पल जैसे दोनों के बीच एक नई शुरुआत का था, बिना वादे के, बिना नाम के, लेकिन विश्वास के धागे से बंधा हुआ। कुछ साल बीते। आरव अब बड़ा हो गया था। स्कूल में अव्वल आता और जब कोई पूछता कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन है, तो मुस्कुराकर कहता, मेरे पापा मेरी ढाल है और मेरी मम्मा मेरी जान। उसकी बातों में अब न कोई शिकवा था, न कोई अधूरापन। और एक दिन मनीष ने सीमा को एक साड़ी लाकर दी। सीमा हैरान रह गई। ये क्यों? मनीष मुस्कुराया, क्योंकि अब तू मेरी जिंदगी की सजा नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। सीमा रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में दर्द नहीं था, शांति थी और स्वीकार। दोस्तों, यही थी मनीष, सीमा और आरव की कहानी। एक टूटे रिश्ते की, एक औरत की गलती की और एक आदमी की माफी की। कभी कभी जब हम जिंदगी में किसी को खो देते हैं तो उसे फिर से पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर हमें दोबारा मौका मिले तो क्या हम माफ कर पाएंगे या फिर पुराने घावों को पकड़े रहेंगे? आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप भी मनीष की तरह किसी को दूसरी बार अपनाते या हमेशा दूर रहते? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय शायद किसी और की जिंदगी बदल दे। और अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टोरी बाय अनिकेत को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी में। तब तक के लिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं आती, एक जिंदगी चुपचाप बिखर जाती है। जय हिंद, जय हिंद।